Hello. In this video, we will just come to know about the detailed summary of chapter The Rat Trap from our Flamingo book, 12th class. So, in this chapter, it is written by Selma Lagerlöf, who was a Swedish writer and a teacher. Or she was one of the first lady who won a Nobel Prize in Literature in 1909. Okay, and the basic theme of this chapter is like, with love, care and understanding, a person can be brought into a normal way. If he or she is on wrong track, with the love and care, we can bring that person on that normal track one. So जो ये कहानी है वो एक पेडलर की कहानी है जो कि रैट ट्रैप बनाता था. रैट ट्रैप, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैच रैट्स. तो इसमें जो रैट ट्रैप है बनाने वाला है वो ऐसे ही सड़कों पर घूमता रहता था और उसे बड़े बड़े फार्म से, बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ से जो भी उसको मटेरियल मिलता था उससे वो रैट ट्रैप बनाकर बेचा करता था. बट अब बात यहाँ आती है कि वो जो रैट ट्रैप बनाता था उससे उसको इतनी अर्निंग नहीं होती थी कि वो अपने बॉडी एंड सोल को एक साथ रख पाए. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव. तो वो अपनी जो अर्निंग थी उससे वो अपना पेट नहीं भर पा रहा था, ढंग से उसकी लाइफ नहीं चल रही थी, तो उसे छोटी मोटी थीवरी करनी पड़ती थी या फिर कभी कभी बेगिंग करनी पड़ती थी. एक दिन वो ऐसे ही सड़क किनारे घूम रहा था तो उसके माइंड में कुछ लाइन ऑफ थॉट्स आए. क्या लाइन ऑफ थॉट्स थे? लाइन ऑफ थॉट्स इस बारे में कि जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप के जैसे है. किस तरीके से? कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ के लोगों को एक लालच देती हैं, एक बेट देती हैं. बेट यहाँ पर इस दुनिया में क्या है? उसके विलेजेस हैं, उसकी सिटीज़ हैं, जॉय है, हंगर है, फूड है, शेल्टर है. ये सब चीज़ें लोगों को क्या प्रोवाइड करती हैं? बेट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाए. जब वो ये सोचने लगा तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ. और सोचते सोचते उसे महसूस हुआ कि जिस तरीके से एक रैट ट्रैप के अंदर चीज़, पोक या फिर एक रोटी का टुकड़ा होता है वो एक चूहे को बेट प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ के लोगों को एक बेट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो गलत रास्ते में फंस जाएं. ये सोचते सोचते जब वो घूम रहा था तो उसे उस शाम को रोड के किनारे एक कॉटेज नजर आया. ग्रे कलर का कॉटेज था. उसने उस दरवाजे पर नॉक किया. हमेशा उसके साथ क्या होता था कि जब भी वो कहीं पर शेल्टर के लिए किसी से पूछता था तो एवरीवन डिनाइज फॉर हिम. हर कोई उसे मना कर देता था. बट ऑन दैट डे व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर ही वाज वेलकम्ड. उसका स्वागत किया गया. वो जो कॉटेज का ऑनर था, ही वॉज विदाउट वाइफ एंड विदाउट किड्स. तो वो भी अकेला था. उसे लगा कि चलो मेरे पास कोई आया है और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, कुछ बातें कर लूँगा. उसने उसे बुलाया, साथ के साथ उसे डिनर भी प्रोवाइड किया. सपर, यहाँ पर सपर का मीनिंग है डिनर. तो उसने उसको डिनर प्रोवाइड करने के लिए एक पॉरेज पॉट आग पर रख दिया और खाना बन गया. फिर उसके बाद उसने अपने टोबैको रोल से एक बड़ा सा स्लाइस काटा ताकि वो जो स्लाइस है वो दोनों के लिए, टोबैको के लिए बहुत ही इनफ रहे. ये करने के बाद जब उन्होंने खाना खा लिया, बेड टाइम आया तो उन्होंने वहाँ से एक पैक ऑफ कार्ड निकाला. पैक ऑफ कार्ड और निकालने के बाद उन्होंने मजोलिस नाम का एक गेम खेला. जैसे अपने यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, इन द सेम वे उसने वो मजोलिस कार्ड का गेम खेला. खेलने के बाद वो सो गए. वेरी अर्ली मॉर्निंग जो क्रॉफ्टर था वो उठा वहाँ पर और उसने वो अपने काम के लिए रेडी हो गया. इससे पहले रात में उसने उसे बताया था कि वो राम्स जो मिल में पहले काम किया करता था. काम करने के बाद लेकिन अब उसकी जो हालत है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो वहाँ पर काम कर पाए. इसलिए उसने एक गाय रखी है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है और उसी दूध को बेचकर वो अपना काम चलाता है, अपनी लिवलीहुड चलाता है. फिर उसने
उसे बताया कि वो लास्ट मंथ ही उसने उसकी क्रीम प्रोडक्ट बेचकर 30 क्रोनर्स, जैसे अपने यहाँ इंडिया में रुपीस करेंसी होती है वैसे ही स्वीडन में क्रोनर्स होते हैं। फिर उसने जब उसने उसे बताया कि मैंने 30 क्रोनर्स सेव किए हैं, तो जो पेडलर था उसे यकीन ही नहीं आया। इतने में जो क्रॉफ्टर था वो खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया, वहां एक लेदर पाउच टंगा हुआ था, उस पाउच में से उसने स्क्रम्बल्ड मीन्स ऐसे मुड़े तुड़े हुए जो 30 क्रोनर्स थे उसे निकाले, जो कि 10 की करेंसी नोट थे, उसे निकाले और उसकी आंखों के सामने लाकर उसे दिखाया कि ये देखो, और ये कहकर उसने वो वापस उसके अंदर डाल दिए और वो दोनों सो गए। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग जब वो उठे तो उसने देखा कि जो क्रॉफ्टर था ही वॉज रेडी विद हिज ऑल डे वर्क, एंड वो जैसे ही जाने लगा तो क्रॉफ्टर जो पेडलर था उसे लगा कि घर का मालिक ही उठ गया तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। देन ही गॉट अप व्हाइल लीविंग फॉर देयर ओन वर्क। जब वो बाहर निकलने लगे, उसने जो क्रॉफ्टर था कॉटेज का मालिक, उसने कॉटेज को लॉक लगाया, वो अपने रास्ते चला गया और वो अपने रास्ते चला गया। कोई हाफ एन आवर के बाद जो क्रॉफ्टर था उसे लगा वो क्रॉफ्टर तो अपने काम पर चला गया, जो पेडलर था आधे घंटे बाद वो फिर से उस कॉटेज के दरवाजे के सामने खड़ा था। हालांकि उसने उस कॉटेज का दरवाज़ा नहीं तोड़ा, बल्कि वो साइड में गया, वहाँ जो विंडो पेन थी वहाँ पर उसने उसे तोड़ा, अपना हाथ डाला और जो साइड में लेदर पाउच टंगा हुआ था उसको आगे खींचते हुए उसमें से 30 क्रोनर्स निकाले और वो लेदर पाउच वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से निकला तो उसे लगा कि शायद मुझे भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे पहचान सकते हैं कि मैंने कुछ गलत काम किया है। ये सोचकर वो वुड्स के अंदर, जो वहाँ पर एक घना जंगल था, उसके अंदर वो चला गया। जाने के बाद वो अपनी स्मार्टनेस पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था कि मैंने कितना स्मार्टली काम किया और ये 30 क्रोनर्स अब मेरे हो गए हैं। फिर वो जब उस गहरे जंगल में घूम रहा था, थोड़े से पहले कुछ घंटे तो उसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसे महसूस हुआ कि शायद वो रास्ता भूल गया है। ये सोचकर उसने एक पॉइंट, जो कभी किसी डायरेक्शन में जा रहा, कभी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एट लास्ट उसे महसूस हुआ कि वो घूमने के बाद जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस आ गया। अब वो काफ़ी थक भी गया था, भूखा भी था। उसे लगा कि अब ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। क्योंकि वो इस गहरे जंगल में से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सोचकर वो ज़मीन पर बैठ गया और उसे लगने लगा कि जो मैं लोगों के लिए सोच रहा था कि लोग इस वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड रूपी जो रैट ट्रैप है उसमें फंस जाते हैं, आज मैं भी उसमें फंस गया। मेरा भी अंत जो है वो पास आ गया है और अब शायद मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगा। ये सोचकर जब उसने वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और अपनी गर्दन उसने ज़मीन पर लगाई, तभी वहाँ पर उसे थम्पिंग साउंड नज़र आई। थम्पिंग साउंड मीन्स द स्ट्रोक ऑफ हैमर पुटिंग ऑन समथिंग। तो जब उसे वो महसूस हुआ कि अरे ये तो आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ ज़रूर किसी आयरन मिल से आ रही है, तो वो उसी साउंड की डायरेक्शन में वहाँ से चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मिल थी, बहुत बड़ा सा गेट था। उस गेट को उसने खोला। खोलने के बाद उसने देखा कि नो वन नोटिस्ड, और वहाँ पर एक फर्नेस थी। फर्नेस के पास में 2 लोग बैठे हुए थे, एक ब्लैक स्मिथ और एक शायद उसका असिस्टेंट था। वो लोग थोड़ी देर बाद उठकर फर्नेस की जो आग थी उसे एक लंबी सी आयरन रोड से ठीक कर रहे थे, ताकि वो जो फर्नेस में ग्लो है वो ठीक होता रहे। वहाँ जाकर वो फर्नेस के पास खड़ा हुआ और उसने ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगी कि क्या आज मैं रात यहाँ पर नाइट बिता सकता हूँ, क्या मैं यहाँ शेल्टर ले सकता हूँ। ये सब सुनकर ब्लैक स्मिथ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ गर्दन हिला दी, कुछ वर्ड नहीं बोले। क्योंकि उस ब्लैक स्मिथ के लिए तो ये कॉमन था, लोग वहाँ से आते जाते उस फर्नेस के पास रुका करते थे। क्योंकि वो जो टाइम था इट वॉज अ विंटर टाइम, दिसंबर का टाइम था, शाम भी बहुत जल्दी हो जाती थी और थोड़ी ठंड भी होती थी। जब उसने लगा कि ब्लैक स्मिथ कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसने भी कुछ नहीं कहा और वो सिर्फ उस फर्नेस के पास बैठ गया। फर्नेस के पास बैठने, अब
विंटर के टाइम के कारण उसके जो कपड़े थे वो गीले हो चुके थे। जैसे ही वो फर्नेस के साथ बैठा, उन गीले कपड़ों में से स्टीम निकलने लगी। अब जो मिल थी वो अपने टाइम में बहुत अच्छी मिल हुआ करती थी, और जो वहाँ के मालिक थे उनका एक ही मोटिव था कि वो मार्केट में सबसे अच्छा आयरन प्रोवाइड करें, और इसके लिए वो सुबह और शाम इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे। अब रात हुई तो वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम था वो इंस्पेक्शन का टाइम था। अब ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं थे, ही वॉज द ऑनर ऑफ दैट मिल, तो उसका फर्ज बनता था या उसकी आदत थी कि वो हर चीज़ पर नज़र रखता था। जाने के बाद उसने देखा कि फर्नेस के साथ कोई बैठा हुआ है, वो वहाँ पर गया और उसने उससे पूछा, और उसने फेस पर एक कपड़ा डाला हुआ था, हैट टाइप कुछ, और उसने उसे हटाया। जैसे ही उसने हटाया तो फर्नेस के ग्लो में उसे लगा कि वो कोई उसका जानकार है। हैट को हटाते ही उसने उससे पूछा, अरे निल्स ऑलॉफ, तुम यहाँ पर? ये सुनकर पेडलर थोड़ा सा घबरा गया और उसे समझ में आया कि ये जो आयरन मास्टर है वो मुझे कुछ गलत समझ रहा है, शायद अपना कोई जानकार समझ रहा है। ये कहकर वो उठकर बैठ गया और उसने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ उसकी सुनता रहा। फिर उसने बोला कि यार तुम्हें ना रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी किसी तरीके से मदद करता। इस पर उसने बस ये कहा कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो कटे फटे थे और उसके हालात जो थे वो बहुत ही बेकार कंडीशन में था वो। फिर उसने उसे कहा, चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस का ईव है और तुम हमारे साथ चलो, मेरी बेटी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास ये 30 क्रोनॉर्स हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, किसी तरीके से इसे पता चला कि मैं चोरी करके आया हूँ तो ये मेरे लिए इस तरीके से होगा जैसे कि किसी शेर की गुफा में अंदर एंटर करना। तो उसने उसे डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर भी वो मना करता रहा। उसके बाद जो आयरन मास्टर था उसने हार मान ली और जाते जाते उसने ब्लैक स्मिथ से कहा कि भाई आज की रात कैप्टन वॉन्सटेल तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। और ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चला गया। ब्लैक स्मिथ को समझ में आया कि आयरन मास्टर ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं है, और जो ये कुछ बोल कर गए हैं इसका ज़रूर कोई मतलब है। इतना कहने पर वो वहाँ से चले गए और जो पेडलर था, वेगाबॉन्ड था, वो दोबारा से वो लेट गया अपने फेस के ऊपर हैट रखते हुए, और वहाँ जो आयरन पीसेस है उनको उसने अपना तकिया बनाया और वो लेट गया। कोई आधे घंटे बाद ही एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है और उस गाड़ी के रुकने के बाद दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक लेडी एंटर करती है और उसके पीछे एक सर्वेंट होता है जिसने अपने हाथों में एक ब्लैक फर कोट लिया होता है। वो जैसे ही एंटर करती है तो वो एडला विल्मेंसन थी, आयरन मास्टर की बेटी। दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, बट वो बहुत ही हम्बल और काइंड थी और बहुत ही मॉडेस्ट थी। अंदर आने के बाद उसने फिर से उसका जो हैट उसने ओढ़ा हुआ था वो हैट हटाती है उसका, और जो पेडलर था उसको आदत थी कि वो एक आंख खोलकर सोता था। तो उसने देखा कि कोई लेडी आई हुई है, वो उठकर बैठ जाता है और वो उसको बताती है कि मैं एडला विल्मेंसन हूँ, यहाँ के आयरन मास्टर की बेटी हूँ। तो ये क्रिसमस ईव है, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर ऐसे खाली रहे, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करें। उसने इतने प्यार से बोला कि जो जो पेडलर था वो मना नहीं कर पाया, और उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, और वो उसके साथ जाने लगता है। तो जो वॉलेट होता है वो क्या करता है, वो जो ब्लैक कोट उसके पास था वो उसे दे देता है, वो उसको पहनता है और दोनों गाड़ी में बैठकर तीनों, वॉलेट, आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन और जो पेडलर, वो तीनों उसमें कैरेज में बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं। अब काफ़ी रात थी तो उसको रूम प्रोवाइड कर दिया गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग जो आयरन मास्टर उसकी बेटी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे, आयरन मास्टर डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ था, और जो एडला विल्मेंसन थी शी वॉज बिजी इन हर दैट वर्क, किचन का जो काम था उसमें बिजी थी। उसने फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जो ये रेजिमेंट कॉमरेड है मेरा, उसके साथ समय ठीक नहीं रहा, उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो उसकी बेटी कहती है उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतने एजुकेटेड होंगे। फिर उसने बोला कि
नहीं, शायद अब वो रैग उतारेगा, रैग उतारने के साथ साथ क्या पता उसके जो एजुकेटिव मैनर्स हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं। और जो इतने में जो पेडलर था उसको सर्वेंट्स ने नहला धुला दिया था, उसके शेव बना दी थी, और जो आयरन मास्टर का एक कोट था वो उसको दे दिया गया था। नाउ ही वॉज जस्ट ड्रेस्ड लाइक अ वेरी जेंटलमैन। जब वो जैसे ही एंटर करता है, दरवाज़ा खुलते ही जो आयरन मास्टर था ही गॉट सरप्राइज, और वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। उसको चुप देखकर पेडलर भी हैरान हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि जो उसकी ये लग्जरीज थी, उसको जो ये सुख मिल रहा था वो एंड हो गया है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि वो उसको पहचान गया है। वो जाकर खड़ा होता है, वो उसको कहता है, आयरन मास्टर कहता है, अरे तुम वो तो नहीं हो। तो कहता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, आपने ही कहा था कि तुम नील सॉल ऑफ वो चलो मेरे घर पे, मैंने तो इंसिस्ट भी नहीं किया, मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि मुझे आपके घर नहीं जाना है, बट आपने ही इंसिस्ट किया, आपने ही अपनी बेटी को भेजा और मुझे इनवाइट किया, मैं आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतने में आयरन मास्टर ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे सच तो नहीं बताया, तुम पुलिस वाले को तो सच बताओगे ही। और ये कहकर जब वो उसको धमकी देने लगा, इतने में पेडलर को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो उसने वहाँ जो टेबल था उस पर हाथ मारते हुए कहा कि मेरा कसूर नहीं था, गलती आपकी थी, आप चाहते कि शेरिफ को बुलाना, बुला लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। When he was about to leave, he opened the door। तभी उसकी बेटी ने कहा कि मैं नहीं चाहती क्रिसमस ईव पर हमारा घर ऐसे खाली रहे, हमने इसे बुलाया था, इनको यहाँ पर रहने दीजिए। और वो उसको दरवाज़ा बंद कर देती है और उसको पकड़ कर लाती है, उसका हाथ पकड़ कर लाती है और उसे वहाँ बिठा देती है, कहती है कि यहाँ बैठ जाइए, खाना खाइए और ये क्रिसमस ईव आप हमारे साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। ही हैड हिज फूड, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जो पेडलर था वो हमेशा सोता ही रहता था। इतने में उसकी बेटी कहती है कि शायद वो कभी इतने अच्छे से सोया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सड़कों पर चलते हुए उसे हमेशा ये महसूस होता होगा कि अभी मुझे कोई पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी, वो हमेशा डरा रहता होगा। अगर वो अभी नींद में है, सोना चाहता है, लेट हिम स्लीप। शाम को जब वो सुबह सोता रहता है, दोपहर में उठाया जाता है, वो अपना खाना खाता है, फिर सो जाता है। इवनिंग में जो चाय का टाइम होता है वो पीता है, फिर सो जाता है। रात में उसे उठाया जाता है तो उसकी आंखों पर थोड़ी रोशनी लगती है। क्यों? क्योंकि जो क्रिसमस का पेड़ था उस पर लाइट जली हुई थी, गिफ्ट्स टंगे हुए थे। और वो बाहर आता है तो उसके बाद वो फिश, पॉरेज, ये सब डिनर में खाते हैं। और जब वो जाने लगता है अपने रूम में तो उसकी बेटी कहती है कि ये जो सूट तुमने पहना है वो मेरे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। और ये कहकर वो अंदर चला जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे वहाँ पर एक रिचुअल होता था कि क्रिसमस के बाद नेक्स्ट डे सर्व करने के लिए चर्च में जाना होता है। तो जो आयरन मास्टर, उसकी बेटी एडला विल्मनसन होती है, वो लोग चर्च में जाते हैं। जब वो चर्च में जाते हैं तो उनको वहाँ पता चलता है कि किसी रैट ट्रैप बनाने वाले ने राम्स, जो कि पहले किसी एम्प्लॉय के, जो कि क्रॉफ्टर का काम करता था, जो कि गाय को पालता था, गाय के दूध को बेचकर अपना घर चलाता था, उसके किसी ने 30 क्रोनॉस रुपए, जो 30 क्रोनॉस हैं, वो चुरा लिए हैं। ये सुनते ही आयरन मास्टर का दिमाग दौड़ता है कि जो मेरे घर पे है वो भी तो रैट ट्रैप सेलर है, पक्का उसी ने पैसे चुराए होंगे। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो कहता है, देख लीजिए, अब जब हम घर पहुंचेंगे ना जाने हमारे कबर्ड से कितनी सिल्वर स्पून्स गायब हो चुकी होंगी। बट एडला चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। जैसे ही उनकी गाड़ी स्टेयर्स के साथ में रुकती है, सर्वेंट आता है, दरवाज़ा खोलता है, तो वो सीधा ये पूछता है कि वो पेडलर कहाँ है। तो बताता है कि पेडलर जो है वो वहाँ से चला गया है और उसके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं लेकर गया है, बल्कि जो उसके पास सामान था वो अंदर छोड़ कर गया है। एक पैकेट छोड़ कर गया है एडला मैम के लिए और कह कर गया है कि अगर मैम इसको एक्सेप्ट करेंगी तो उसको बड़ी खुशी होगी। ये सुनकर एडला विल्मनसन अंदर जाती है और वो जो पैकेज पार्सल था वो इतने गंदे तरीके से पैक किया हुआ था कि उसमें से साफ कुछ नज़र ही आ रहा था, सब कुछ इतना ज़्यादा छुपा हुआ नहीं था। जैसे ही वो खोलती है तो उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है, पिंजरा, चूहे का पिंजरा, बड़ा क्यूट सा, और उसके अंदर एक लेटर लिखा होता है। वो लेटर खोलती है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ही
गंदे तरीके से लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि अब आप लोगों ने मुझे कैप्टन माना है, तो मैं ये कैप्टन होने के नाते मैंने अपने जो ये रास्ता है उसको ठीक कर लिया है और ये 30 करोड़ मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर आप वो क्रॉफ्टर को पैसे ये लौटा देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका कैप्टन वॉन्स्टेल, और ये वो साइन करके उसको छोड़ जाता है। एंड में जब वो उसको पढ़ती है तो शी फेल्ट हैप्पी कि एटलीस्ट उसके लव एंड केयर से जो कोई एक इंसान था वो अपने सही रास्ते पर आ गया। सो दिस इज द स्टोरी एंड इट शोज कि विद योर लव एंड केयर एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन कैन चेंज हिज ओन वे। थैंक यू सो मच।